हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण चारण और आप देख रहे हैं स्टैथ होल्डर्स। सभी को बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है, जैसा कि थंबनेल में सबको दिखा होगा, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका बहुत जगह पे यूज होता है फिजियोलॉजी के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। 1 सेकेंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन है क्या, वर्ड क्या है। इनको मतलब सबसे पहले देखें कि इनका ओरिजिन कैसे है, इन वर्ड्स की आवश्यकता या ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, सबसे पहले कि कोई भी सेल होती है, सपोज दैट ये कोई सेल है, इसको हम सेल को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, गैसेज की आवश्यकता होती है, उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो सेल खुद के खुद तो बना नहीं सकती है, इसको बाहर से ज़रूरत होती है, जैसे ब्लड से, फ्लूइड से ये अपना न्यूट्रिएंट्स और गैसेज लेती है। तो देखिए, अब ये ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, जो भी गैसेज वगैरह है, वो डायरेक्ट इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा नहीं सकती। कुछ मतलब कुछ प्रोसेस होती है, उसके थ्रू क्या करती है, सारे न्यूट्रिएंट्स और गैसेज क्या करते हैं, इस सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो इन प्रोसेस को क्या कहता हूँ हम, इस प्रोसेस को क्या कहता हूँ, देखिए, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। सेल के जो सेल मेम्ब्रेन के एक्रॉस जो भी गैसेस, जो भी न्यूट्रिएंट्स इस सेल मेम्ब्रेन के एक्रॉस पास होते हैं, उन सभी की प्रोसेस को मैं क्या कहता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन कहता हूँ। क्या कहता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन कहता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हाउ द सब्सटेंसेस मूव्स अक्रॉस दिस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि न्यूट्रिएंट्स, गैसेस सारी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे जा रही। अब ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप का हो सकता है। कैसे, देखिए, या तो क्या, अब देखिए, इसको मूव करने के लिए या तो मुझे क्या करनी पड़े, एनर्जी खर्च करनी पड़े, मतलब कि मुझे इस प्रोसेस को कराने में या तो क्या करने, एटीपी की आवश्यकता पड़े या फिर ना पड़े। मतलब कि एक तो ऐसी प्रोसेस हो सकती है, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है जिसको कंप्लीट करने में मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी एटीपी या एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। या फिर अदर पॉसिबिलिटी क्या रह सकती है, कोई ऐसी प्रोसेस है जिसमें मुझे क्या करनी, खर्च, एनर्जी खर्च करनी पड़े। तो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एक्टिव मतलब कि मेरी बॉडी क्या करेगी, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी, और जब भी बॉडी या कोई भी सेल्स एक्टिवली काम करेगी तो वहाँ पे क्या खर्च होगी, एटीपी खर्च होगी। मतलब कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें क्या ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की। और जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब कि बॉडी कोई पैसिवली या सेल्स पैसिवली वर्क कर रही है, मतलब कि वहाँ पे क्या एटीपी या किसी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में एनर्जी की ज़रूरत होती है और पैसिव में नहीं होती है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ये कोई सेल है, सेल के ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप जिसे कहते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीएच होता है। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएच एक चैनल होते हैं जो क्या करते हैं, ये सपोज दैट ये चैनल है, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएच, और ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। अब ये क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीएच क्या करते हैं, सोडियम को तो क्या करते हैं, सेल से बाहर निकालते हैं, और पोटेशियम को क्या करते हैं, सेल के, सोडियम को तो नहीं, पोटेशियम को तो सेल से बाहर निकालते हैं, और सोडियम को क्या करते हैं, सेल के अंदर लेते हैं। तो इसको बाहर निकालने के और अंदर लेने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, एटीपी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। कैसा ट्रांसपोर्टेशन है, एक्टिव। क्यों, क्योंकि इसको करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल में क्या है, सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टेशन, या फिर जिसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पोटेशियम एटीपीएच। तो इसको करने के लिए सोडियम और पोटेशियम के ट्रांसपोर्टेशन में क्या, एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। चलिए नेक्स्ट, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है कि जिसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। पैसिव में किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ पे नो एटीपी यूज, नो एटीपी यूज। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन नॉट रिक्वायर्स एनी टाइप ऑफ एनर्जी, उसको कंप्लीट होने के लिए किसी भी टाइप की एनर्जी की ज़रूरत
नहीं होती है, ठीक है, वो अपने आप ही हो जाती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के कारण सेल की। तो इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न। जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न हमारा जो टॉपिक है वो किसका है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न को होने के लिए किसी भी टाइप की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। कैसा है, पैसिव टाइप का ट्रांसपोर्टेशन है। चलिए अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न को स्टार्ट करते हैं। ये उसके पहले का बेसिक्स थे कि भाई डिफ्यूज़न क्या है, ऑस्मोसिस क्या है। उसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हमें ध्यान में होनी चाहिए कि वास्तव में हम पढ़ क्या रहे हैं, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स पढ़ रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे होता है। अब एक्टिव और पैसिव टू टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक्टिव में एनर्जी की ज़रूरत होती है और पैसिव में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन है वो कैसे हैं, दोनों पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, उनमें किसी भी टाइप की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। अब हम पढ़ते हैं कि डिफ्यूज़न होता क्या है। ठीक है, डिफ्यूज़न होता क्या। अब सबसे पहले इन डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि एक डायग्राम से समझते हैं कि डिफ्यूज़न वास्तव में होता क्या है। हम क्या करते हैं, एक आपने मतलब डेली रूटीन में अब घरों में देखा होगा कि जब हम किसी कैंड अगरबत्ती को जलाते हैं, कोई परफ्यूम हम लगाते हैं, तो परफ्यूम लगाते हैं तो एक कोने में मतलब कि एक पर्टिकुलर जगह पे लगाते हैं और परफ्यूम या वो फ्रेगनेंस पूरे रूम के अंदर स्प्रेड हो जाती है। तो वो एक एग्जाम्पल है डिफ्यूज़न का। अब होता कैसा डिफ्यूज़न वो देखते हैं। अब देखिए ये कोई पर्टिकुलर मैंने क्या किया, इसके अंदर कोई परफ्यूम डाला, ठीक है, ये कोई क्लोज बॉडी नहीं है, ये ओपन एरिया है, इसके अंदर परफ्यूम डाला तो क्या हुआ, यहाँ पे जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होंगे, जो सॉल्यूट होंगे यहाँ पे, उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। ऑब्वियस है क्योंकि वो एक ही जगह पे अभी 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 छिड़का है, तो वो उस जगह पे उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वो क्या टेंडेंसी रखता है कि इस जगह से कहाँ जाएगा, दूसरी जगह जाएगा जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कम है। तो अब डेफिनेशन से इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि जो सॉल्यूट है इसका मूवमेंट होता है कहाँ से, जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन हाई है वहाँ से जहाँ इसकी कंसंट्रेशन लो है। मतलब कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। मतलब कि जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से इसका मूवमेंट होगा जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कम है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डिफ्यूज़न कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। ये डेफिनेशन यहाँ पे रिटर्न है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा कि इसकी कंसंट्रेशन यहाँ और इसकी कंसंट्रेशन यहाँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, समझिए कि यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल है, सपोज दैट यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे कोई भी इसका मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ पे 0 मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ मूव बहुत फास्ट करेगा। अगर अगर यहाँ पे 10 है वापस और यहाँ पे कितने हैं, 7 है, तो मतलब यहाँ पे भी कुछ है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 3। तो ये मूव इतना फास्ट नहीं करेगा। मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब इन दोनों जगह के बीच में कंसंट्रेशन डिफरेंस कितना है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा उतना फास्ट डिफ्यूज़न होगा, मतलब उतना फास्ट सॉल्यूट एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये बेसिक किसके ऊपर काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ की कंसंट्रेशन एक जगह की प्लेस ए की कंसंट्रेशन और प्लेस बी की कंसंट्रेशन के बीच का डिफरेंस, वो कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डिफ्यूज़न कितना फास्ट होगा। ठीक है, ये वही रूम फ्रेगनेंस परफ्यूम सब वही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन इतना ही था। अब हम ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए, ऑस्मोसिस को समझने से पहले हम एक डायग्रामेटिक तरीके से समझेंगे कि वास्तव में ऑस्मोसिस होता क्या है। ठीक है, अ, देखिए मैं एक कंटेनर लेता हूँ कोई, सपोज दैट ये कोई कंटेनर लिया मैंने, कंटेनर लिया और कंटेनर को मैंने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कंटेनर को क्या किया मैंने, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ए और बी। ये पोर्शन ए, कंटेनर का कंपार्टमेंट ए और ये कंटेनर का कंपार्टमेंट बी। और जिससे मैंने इसको सेपरेट किया है ये एक मेम्ब्रेन है जिसे मैं कहता हूँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसी मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कि ये अपने अंदर से कुछ चीज़ों को क्या करेगी, अलाउ करेगी कि वो आसानी से मूव कर जाए, और कुछ चीज़ों को क्या करेगी, डोंट अलाउ, मतलब उनको क्या अलाउ नहीं करेगी। मतलब कि ये सेलेक्टिव है।
कुछ चीज़ों को तो जाने देगी, कुछ चीज़ों को जाने नहीं देगी, मतलब सेमी परमेबल है, कंप्लीटली परमेबल नहीं है, सभी को जाने नहीं देगी, कुछ चीज़ों को अपने और से जाने देगी। तो कौन सी मेम्ब्रेन है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। एक कंटेनर है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है किसने? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ने, कंपार्टमेंट ए और कंपार्टमेंट बी। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों कंपार्टमेंट में सेम सॉल्यूशन डालता हूँ। कैसा सॉल्यूशन डालता हूँ? सेम सॉल्यूशन डालता हूँ, ठीक है। ये सेम सॉल्यूशन मैंने इसके अंदर रख दिया, इन दोनों कंपार्टमेंट के अंदर मैंने कैसा सेम सॉल्यूशन रखा, बट इनकी जो कंसंट्रेशंस है वो क्या है? अलग अलग। सॉल्यूशन तो सेम है बट इनकी कंसंट्रेशन क्या है? अलग अलग है। अब कंसंट्रेशन अलग क्या है वो समझिए। देखिए मैंने क्या किया, जो सॉल्यूशन ए था उसके अंदर सॉल्यूट थे, उसकी कंसंट्रेशन मैंने रखी, सपोज दैट उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपार्टमेंट ए में, और जो कंपार्टमेंट बी है उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी है? कम है, ठीक है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ कम है और यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और इसी के उल्टे यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, देखिए मोस्टली तो ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे बेस्ड होता है। अब यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? कम है, और यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में सॉल्वेंट क्या, देखो अमाउंट सेम है इनकी, दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या है? सेम है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? दोनों की कंसंट्रेशन में। जो दोनों कंपार्टमेंट हैं ए और बी, उनका वॉल्यूम क्या है? सेम है। डिफरेंस कहाँ है? इनकी कंसंट्रेशन क्या है? डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंटेनर ए है उसके अंदर सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, और जो कंटेनर बी है उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, और यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ये जो दो सॉल्यूशन मैंने सेपरेट किए हैं, इनमें टेंडेंसी होगी क्या, कि यहाँ से जो सॉल्वेंट है वो क्या करेगा, यहाँ से जहाँ पे कम कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की, वहाँ से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की ओर मूव करेगा। कहाँ से? जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है वहाँ से जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो इसीलिए सॉल्वेंट कहाँ से? बी से किसकी ओर मूव कर रहा है? ए की ओर मूव कर रहा है। और दूसरी डेफिनेशन क्या कहेंगे, कि सॉल्वेंट की मूवमेंट कहाँ से कहाँ पे, कि जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है वहाँ से जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। या तो कहेंगे कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या फिर कहेंगे कि जहाँ पे सॉल्यूट कम है वहाँ से जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है। तो ओवरऑल क्या हुआ, कि सॉल्वेंट बी कंपार्टमेंट से कहाँ मूव किया? ए की ओर मूव किया। किसके थ्रू मूव किया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव किया। तो इस प्रोसेस को मैं क्या कहूँगा? ऑस्मोसिस। क्या कहूँगा? ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव किया, इसी प्रोसेस को मैं क्या कहूँगा? ऑस्मोसिस। अब देखिए ऑस्मोसिस और इसमें डिफरेंस क्या है वो भी समझ लीजिए, डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है। देखिए डिफ्यूजन था, उसके अंदर मूव कौन कर रहा था? रिमेंबर, कौन मूव कर रहा था? सॉल्यूट मूव कर रहा था। कौन मूव कर रहा था? सॉल्यूट। और ऑस्मोसिस में कौन मूव कर रहा है? सॉल्यूट मूव नहीं करके सॉल्वेंट मूव करता है। कौन मूव करता है? सॉल्वेंट। तो ये दोनों इसके अंदर डिफरेंस है, कि डिफ्यूजन के अंदर सॉल्यूट मूव करता है और ऑस्मोसिस के अंदर सॉल्वेंट मूव करता है। दोनों के अंदर सिमिलरिटी क्या है? दोनों कैसी प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस है। दोनों को कंप्लीट होने के लिए किसी भी टाइप की एनर्जी की ज़रूरत, किसी भी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट कम है। तो ये जो सॉल्यूट ज़्यादा है, क्या करेंगे? इस सॉल्वेंट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे अपनी कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए। देखिए ये सॉल्वेंट कब तक जाएगा? जब तक इनकी कंसंट्रेशन है वो क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। जब तक इनकी कंसंट्रेशन सेम नहीं होगी तब तक यहाँ से सॉल्वेंट मूव करेगा किस साइड? जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा होंगे। अगर देखिए, अगर यहाँ पे सॉल्यूट है 7, कोई भी 7 नंबर में, कोई भी यहाँ पे कितने हैं? 7 है, और यहाँ पे सॉल्यूट कितने हैं? 5 है। तो जब तक इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाएगी, जब तक इनकी मोलरिटी, और वो केमिस्ट्री में जैसा हमने पढ़ा था कि जब तक इनकी कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाएगी तब तक यहाँ से सॉल्वेंट क्या करेगा? मूव करेगा, ठीक है।
तो यहाँ से सॉल्वेंट कब तक मूव करेगा, जब तक इसकी कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। होप सो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन समझाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि जब हम प्लाज्मा प्रोटीन डिस्कस करेंगे वहाँ पे वर्ड आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक बार देख लीजिए कि इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए जो प्रेशर काम करता है उसी को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्या कहते हैं कि जो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस जो मूवमेंट हो रही है सॉल्वेंट की फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इस मूवमेंट को रोकने के लिए जो प्रेशर काम करेगा उससे मैं क्या कहूँगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे जब एल्ब्यूमिन पढ़ेंगे। अब भी खाली इतना ध्यान रखिए कि जो ऑस्मोसिस होता है वो मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, और इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए जो प्रेशर या जो फोर्स काम करता है उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं उसे, ऑस्मोटिक प्रेशर। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दूसरे लोगों के साथ में शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपको कोई क्वेरी वगैरह हो, कोई कमी पेशी लगे तो। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे जाके आप इन नोट्स को भी वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू।